आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में आग से हाहाकार मच गई है। आपको बता दें, चलती बस में भयानक आग लगी है। इसमें 42 लोग सवार थे। आपको बता दें, एक बाइक ने जोरदार बस से भिड़ गई एक बाइक और उससे टकराने के बाद ये भयंकर आग लगी है। 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, एक बाइक से टकराने के बाद बस कैसे धू-धू करके जल रही है, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 15 लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही हमने अपने संवाददाता से भी इस खबर पर जब ज़्यादा जानकारी ली, तब उन्होंने भी कहा कि इसमें कई जो लोग हैं वो मृतक हो सकते हैं। फिलहाल जो है जो ऑफिशियल जानकारी है वो अभी तक नहीं आई है, ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन 42 लोग इस बस में सवार थे, जिसमें बस चालक और कंडक्टर दोनों ही मिलाकर के 42 लोग थे, जिसमें 15 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वहां पर देखिए, इसी सड़क से ये बस आगे जा रही थी। कहा जा रहा है कि उल्टे तरफ से, यानी कि दूसरी तरफ से एक बाइक दंदनाते हुए सामने से आ रही थी और इस बस में वो बाइक जो है जाकर टकरा जाता है और कैसे ये बस जो है वो धू-धू करके जलने लग जाती है। देखिए बस की क्या हालत होती है जलने के बाद। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर एक और खबर आपको बता दें, इस हादसे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि कुर्नूल जिले के चिन्ना टेकूर गांव के पास हुई भीषण बस आग दुर्घटना के बारे में जानकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। आपको बता दें, सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पिंकी पुरोहित हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, अब तो सूबे के मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट करके जो संवेदना है वो जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हादसे पर जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है। देखिए, बिल्कुल एक बहुत ही दुखद घटना, जो करीब 3:30 बजे जब तमाम पैसेंजर बस में सो रहे थे, तब अचानक से अपोजिट साइड से 2 व्हीलर आती है, एक्सीडेंट होता है। उसके बाद वो बस के नीचे स्टक हो जाती है, जिसके कारण जो स्पार्क है वो हो सकता है कि इस बस का मेन आग का कारण बना। 3:30 बजे हादसा होता है। हालांकि अब जो है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बहुत ज्यादा शोक जताते हुए एक पोस्ट भी किया है और संवेदनाएं जताई है। लेकिन जिस तरह का ये हादसा है बहुत ज्यादा ट्रैजिक है। यहाँ पर आपको बता दें कि 42 लोग इस बस में सवार थे, जिसमें ड्राइवर और असिस्टेंट को मिलाकर ये भी बताया है कि बाइक के टकराने के बाद ये बस में आग लगी हुई हो सकती है। 15 लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जब तक इस आग पर काबू पाया गया था, तब तक पूरी की पूरी बस जो है वो जल चुकी थी। पिंकी, और आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये बस जलने के बाद ये बस झुलस चुकी है और बस में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ राख है बस की, जो इस वक्त तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पिंकी, बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले जो जैसलमेर हाईवे पे हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से बस जो है वो पूरी तरह से जल चुकी थी, उसी तरह की तस्वीरें आज आंध्र प्रदेश के कर्नूल में देखने को मिली है। ये अनुमान के मुताबिक जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज हमें बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका इंतजार करना होगा। पुलिंग का काम फिलहाल चल रहा है और मृत लोगों की जो पहचान है उन्हें करने की जो कोशिश है वो अथॉरिटीज इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बस आपको बता दें कि हैदराबाद से बेंगलोर आ रही थी और जब कर्नूल हाईवे पर यह हादसा होता है, जहां पर कई लोगों ने अपनी ये दुखद जान जो है वो गंवा दी। पिंकी, अभी एक्स पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सूबे के उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने मृतक परिवारों का जिक्र भी किया है। साथ ही कहा है कि उनके लिए शोक संवेदना वो व्यक्त करते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि अभी तक मृतकों की नहीं हो पाई है। पिंकी, देखिए, बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू ने जो है इस पर बहुत ज्यादा शोक जताया है और साथ ही ऑफिशियल्स जो है उन्हें कहा गया है कि मौके पर तुरंत पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि ऑफिशियल्स जो है वो वहां पहुंचने के लिए कहा गया है। साथ ही सीएम ने ये भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी और अदर ऑफिशियल्स जो है उनकी बातचीत हो चुकी है और एक हाई लेवल मशीनरी जो है वो स्पॉट पर पहुंचे और जल्द से जल्द जो घायल है उन पर भी जो है खास प्रायोरिटी दी जाए। और इस वक्त जो अथॉरिटीज का कहना है कि मृतक इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि उनकी पहचान करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। करना भी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की एक बड़ी तैयारी सामने आई है।
दिल्ली के कई इलाकों में 2000 टीमों को तैनात किया गया है। 376 एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें 266 वाटर स्प्रिंकलर से लगातार सफाई की जा रही है पूरे दिल्ली में। AQI में 50 अंकों के सुधार का दावा भी इस वक्त सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की एक बड़ी तैयारी सामने आ रही है। दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में 2000 टीमों को तैनात कर दिया गया है। हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उज्जवल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उज्जवल, क्या जानकारी है? आप तो खुद वहां मौजूद हैं। स्मॉग कितना ज्यादा है, प्रदूषण इतना ज्यादा है, 2000 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है, 376 एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, 266 वाटर स्प्रिंकलर से लगातार सफाई की जा रही है। फिलहाल क्या हालात? बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक। देखिए, राजधानी दिल्ली में जो आज लगातार ऐसा 10वां दिन है जब खराब जो श्रेणी है उसमें AQI लेवल राजधानी दिल्ली का बना हुआ है और दिल्ली के लोगों ने जो है वो खराब श्रेणी की हवा में सांस ली है। इस वक्त देखिए जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। सामने देखिए राष्ट्रपति भवन है, जो अमूमन अगर आप यहाँ पर कोई भी इंसान आता है तो यहाँ से राष्ट्रपति भवन साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो एक आपको सफ़ेद चादर जो है वो कहीं ना कहीं लिपटी हुई दिखाई दे रही होगी राष्ट्रपति भवन के सामने और ये पूरी तरीके से स्मॉग है। वहीं एक बारी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, दूसरी तरफ अगर वो मुड़ के दिखाएं तो सामने जो है वो इंडिया गेट है, यहाँ से इंडिया गेट भी पूरी तरीके से साफ नहीं दिख रहा है। तो यानी आप देख सकते हैं कि प्रदूषण अभी भी राजधानी दिल्ली में बना हुआ है। लेकिन अगर आप AQI की बात करेंगे तो यकीनन देखिए AQI में जो है वो राजधानी दिल्ली के सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप आज की बात करेंगे तो आज का जो AQI लेवल ओवरऑल दिल्ली का बना हुआ है, एक बारी मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे पे कि हमारे सहयोगी दिखाएं। देखिए ये जो है केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डाटा है और उसके अनुसार 292 ओवरऑल दिल्ली का जो AQI है आज का बना हुआ है। कल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कल यहाँ पर AQI जो दिखा रहा है वो दिल्ली का ओवरऑल 305 था, तो यानी कल के मुकाबले आज भी दिल्ली के AQI में सुधार हुआ है। लेकिन अगर आप आनंद विहार की बात करेंगे, सरकार लगातार AQI में 50 अंकों के सुधार का दावा भी कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली वाले अब तैयार हो जाएं क्योंकि अब राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए साइंस का जादू दिखने वाला है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेनिंग कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद बताया है कि 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेनिंग हो सकती है। इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बार की है। हम आपको बता दें कि लगातार बढ़ते प्रदूषण पर जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए तो रेखा गुप्ता ने सामने आकर के जवाब दिया कि वो रेडी हैं, सरकार तैयार है आर्टिफिशियल बारिश के लिए जिससे प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। और ऐसे में बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अब दिल्ली में जो है वो आर्टिफिशियल रेनिंग होने वाली है और समय और जो तारीख है वो भी तय कर दिया गया है। 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश हो सकती है। और दिल्ली सरकार ने यमुना के पानी में भव्य तरीके से छठ मनाने का दावा तो कर दिया, लेकिन सच यहाँ ये है कि यमुना का पानी अभी भी जहरीला है। जिस कालिंदी घाट पर सरकार भव्य छठ मनाने की तैयारी कर रही है, वहां का पानी ना तो नहाने के लायक है और ना ही आचमन करने के लायक। आप खुद देखिए। सफेद झाग के साथ बह रहा यमुना का पानी अभी भी काला और बदबूदार ही नजर आ रहा है। ये वो पानी है, ये वो पानी है पूरा मटमैले रंग का, काले रंग का, जिसके अंदर दिल्ली सरकार इस बार लोगों को छठ पूजा में स्नान करवाने वाली है। झाग हटाने के लिए सरकार नाव से केमिकल का छिड़काव करा रही है। जहां जहां केमिकल पहुंचा, झाग खत्म हुआ, जहां नहीं वहां स्थिति वैसी की वैसी ही रही। नाव नहीं चल रही है झाग हटाने के लिए, तब क्या स्थिति है देखिए जरा। ये देखिए सामने की तरफ आपको ये पूरा हर तरफ झाग ही झाग दिखाई देगा। छठ को सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब तमाम सुविधाओं के साथ त्योहार भले ही भव्य तरीके से मना लिया जाए, लेकिन आचमन के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी पर तो सवाल बरकरार हैं। और देखिए यमुना नदी भले ही साफ सुथरी दिखे, लेकिन इसके लिए झाग खत्म करने वाले केमिकल डाले जा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ बताते हैं कि उस केमिकल से यमुना का सिर्फ झाग हटाया जा सकता है, उसके गंदे पानी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। देखिए अब छठ से पहले नदी में सफेद झाग को ढूंढ ढूंढ कर उसे खत्म किया जा रहा है। जो सिलिकॉन डिफोमर नाम के केमिकल की जो धारा है उसे झाग के ऊपर डाला जाता है। अब ये जो केमिकल है ये ना यमुना को साफ करता है,
ना ही यमुना के किसी भी पैरामीटर को ये केमिकल बेहतर करता है। उल्टा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस केमिकल के छिड़काव से किडनी से लेकर त्वचा तक खराब हो सकती है। तो ये जो केमिकल है ये मतलब हमारे किडनी के लिए भी बहुत खराब है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत खराब है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यही केमिकल जब वो डालते थे तो बीजेपी वाले उसे जहर कहते थे। वही केमिकल जिसको ये आज से कुछ साल पहले जहर बताते थे, इन्हीं के विभाग ने उसी केमिकल का टेंडर करके दोबारा से वही केमिकल खरीदा गया है। इधर पिछली सरकार की नकल करने का आरोप झेल रहे मौजूदा जल मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि उनकी सरकार फिनलैंड से नदी साफ करने वाली एक मशीन मंगवा रही है जो दिसंबर से यमुना की सफाई में लग जाएगी। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का आज से आक्रामक प्रचार अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पांचों ही तस्वीर में किस कदर बिहार का जो चुनावी माहौल है वो किस तरीके से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। अमित शाह गृह मंत्री देश के आज उनका दूसरा दिन बिहार का होगा, बिहार दौरे का होगा और ऐसे में आज मुख्यमंत्री के साथ आज अमित शाह जो हैं वो हुंकार भरेंगे चुनावी। साथ ही जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी आज उनका दूसरा दिन होगा बिहार के दौरे का और वो भी आज चुनावी हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर होंगे। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर से चुनावी अभियान का शंखनाद करने वाले हैं। इसी के साथ 2 बड़ी जनसभाओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम जाएंगे, वहां पर सुबह 11 बजे भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। इसके बाद अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 विशाल जनसभाओं को भी संबोधित करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत दोपहर के 12:15 पर समस्तीपुर से होगी और दोपहर के 2 बजे बेगूसराय में खत्म होगी। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन होगा। बक्सर में आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, सिवान में मंगल पांडे के समर्थन में आज रैली भी करने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन होगा। कल गृह मंत्री बिहार के दौरे पर गए थे और ऐसे में बताया जा रहा है कि बक्सर में आज विशाल चुनावी जनसभा करेंगे। सिवान में मंगल पांडे जो कि उम्मीदवार बनाए गए हैं सिवान से, उनके लिए आज समर्थन जुटाएंगे, समर्थन मांगेंगे, साथ ही रैली करेंगे। जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हाजीपुर दौरा होगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों से बिहार के दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन होगा और ऐसे में हाजीपुर आज दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही आपको बताते चलें, प्रबुद्ध जन बैठक को भी यहां पर जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त जिस तरीके से बड़े जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतर गए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मैदान में उतरने वाले हैं। 2 जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हाजीपुर का दौरा होगा। जेपी नड्डा कल बिहार के दौरे पर गए थे, आज उनका दूसरा दिन होगा। कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें, शहाबुद्दीन का परिवार सियासी रात देखिए कैसे हुआ है। बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की चुनावी जनसभाएं होंगी, उससे ठीक पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। देखिए, औरंगाबाद में चुनावी प्रचार करने पहुंचे जेपी नड्डा ने शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर आरजेडी को घेरा। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। इसी मंच से जेपी नड्डा ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म भी बताया। आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। और एक और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का आज से चुनाव प्रचार अभियान शुरुआत उसकी हो रही है। ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में।
ये रैली होगी। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव का आज से चुनाव प्रचार अभियान है। ताबड़तोड़ 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, जिसमें सहरसा जिला होगा, दरभंगा जिला होगा, मुजफ्फरपुर जिला होगा और साथ ही समस्तीपुर में आज रैली करेंगे तेजस्वी यादव। साथ ही आपको ये भी बता दें कि समस्तीपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। दोपहर के 12:15 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और महागठबंधन में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के जारी विवाद सुलझ गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने न सिर्फ महागठबंधन के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के चेहरे को ऐलान किया, बल्कि एनडीए से उनके ही उम्मीदवार का चेहरा और नाम पूछ लिया। देखिए, पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत ने साफ किया कि महागठबंधन के जीतने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने और भी डिप्टी सीएम होने के संकेत दिए। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक मल्लाह का बेटा निषाद अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पहला जीत है। सीएम और डिप्टी सीएम चेहरे का ऐलान करते हुए गहलोत ने एनडीए पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कहने से नहीं चलेगा। एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं, बल्कि ये बिहार को बदलने की लड़ाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार में डूबी बिहार की एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के लोग नीतीश जी को दोबारा सीएम नहीं बनाएंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। साथ ही सरकार बनाने पर नया बिहार बनाने की बात कही। तेजस्वी ने कहा कि जो काम 20 सालों में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार और अपराध से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। नया बिहार, विकसित बिहार बनाकर दिखाएंगे। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार देंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम चेहरा घोषित करने पर महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। और तेजस्वी यादव के महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा बनने पर उनके भाई तेज प्रताप यादव ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की जनता तय करेगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो तो बिहार की जनता करती है तय, नेता लोग थोड़े तय करता है। नेता लोग क्या तय करेगा? वो तो बिहार की जनता करती है तय, नेता लोग थोड़े तय करता है। नेता लोग क्या तय करेगा? वो तो बिहार की। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी हमलावर। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहला बयान आया बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने तेजस्वी को धारा 420 का आरोपी बताते हुए प्रदेश की जनता को चेताया। तो बिहार वासियों, आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं, जिसको ही परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी ठाट फरियाद खड़ा कर देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को ठगबंधन बताया। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जबकि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने पर इसे महागठबंधन की महाभूल बता दिया। यूपी के बस्ती जिले में एक ऑटो का बिना वजह चालान करना पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। ऑटो चालक का बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसने जब पुलिस वालों से सवाल जवाब करना शुरू किया तो किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। देखिए, गलत आप चलेंगे तो आपको चालान होगा। There is no such law. There is no such law. No section. Nothing है। आपकी गाड़ी ये section that you have.
क्या अभी दिखाइए आपको। ऑटो चालक का बेटा बस ये जानना चाह रहा था कि उसके ऑटो का चालान किस कानून के तहत किया गया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवक के मुताबिक जब सारे डॉक्यूमेंट हैं तब भी ऑटो का चालान क्यों किया जा रहा है। आप बोलना सीख लो, कैसे बोला जाता है, उसके बाद आप बात करना। आप सर आप अभी आप पहले आराम से इजी गोइंग हो जाओ, टॉपिक इजी गोइंग हो जाओ, बहुत ज्यादा देखिए टेम्परामेंट हाई मत करो, अपना इजी गोइंग बात करो, इजी गोइंग बात। दरअसल पुलिस ने ऑटो का 1500 रुपए का चालान कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर युवक अपने साथियों के साथ थाने पहुंच गया, जहां उसकी पुलिस वालों से खूब बहस हुई। पुलिस पर टारगेट पूरा करने के लिए चालान करने का आरोप लगा। बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के शामली से। यहाँ पर 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल ढेर हो गया है। भोगी माजरा के जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है फैसल। संजीव जीवा गैंग का बदमाश है। एक सिपाही के पैर में भी गोली लगी है। थाना प्रभारी और एसएचओ प्रभारी बाल बाल बचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, शामली से बड़ी खबर आ रही है। 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल ढेर हो गया है। भोगी माजरा के जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ की खबर है। मारा गया है फैसल संजीव गैंग जीवा गैंग का बदमाश था। एक सिपाही के पैर में भी गोली लगने की खबर है। थाना प्रभारी और तमाम जो प्रभारी हैं वो बाल बाल इस मुठभेड़ में बच गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में तस्वीरों में देखिए जहां पर मुठभेड़ हुई है उस लोकेशन की ये तस्वीर है और साथ ही मुठभेड़ के बाद जो प्रभारी थे वो भी साथ में खड़े। और चलिए आगे आपको खबर बता दें मुंबई से। मुंबई में एक पार्टी हॉल में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर हॉल में एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें आग लगते ही वहां मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की 4 से 5 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। आग लगने की ये घटना मुंबई के दहिसर इलाके की है, जिस मेगा पार्टी हॉल में ये भीषण आग लगी उसके ठीक सामने शिवसेना शिंदे गुट की ओर से दहिसर रिवर फेस्टिवल का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन अचानक आग लगने की खबर से दहिसर रिवर फेस्टिवल में शामिल बड़ी संख्या में आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। समय रहते फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन पूरा हॉल जलकर राख हो गया है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हॉल में आग कैसे लगी इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। एमएचबी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की वजह का पता लगा रहे हैं। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इन दिनों एक तेंदुए की वजह से लोग दहशत में। यह तेंदुआ रात के वक्त एटिमदई इलाके में घूमता दिखाई देता है। देखिए। और मवेशियों को अपना निवाला बनाता है। एक बार फिर तेंदुआ इस इलाके में घूमता हुआ दिखाई दिया। तेंदुआ कभी घरों की छत पर छलांग लगाता है तो कभी इलाके में घूमता हुआ नजर आता है। तेंदुआ जब गली में घूम रहा था तो उसे कुछ कुत्ते दिखाई दिए, लेकिन इन कुत्तों ने भौंककर तेंदुए को अपने होने की खबर दे दी। फिर क्या था, तेंदुआ कुत्ते के पीछे दौड़ा और फिर कुत्ते को अपना शिकार बनाया। एक और सीसीटीवी फुटेज में कुत्ता तेंदुए के जबड़े में जकड़ा हुआ दिखाई देता है। सीसीटीवी में कैद इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर इलाके के लोग सहम गए। ये इलाका जंगल के पास है, जिस वजह से तेंदुआ अक्सर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच जाता है। पिछले महीने भी तेंदुए ने 2 बकरियों को अपना निवाला बनाया था। वन विभाग की टीम बकरी का शिकार करने वाले तेंदुए की तलाश कर ही रही थी, तब तक एक और कुत्ते का शिकार हो गया। गांव के लोगों ने वन विभाग को तेंदुए के संबंध में पत्र लिखा है और मांग की है कि तेंदुए को पकड़कर जल्द से जल्द घने जंगल में छोड़ दिया जाए, जिससे वो वापस रिहायशी इलाके में न आ सके। और यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय की तरफ से ईंट फेंकने को लेकर के भारी बवाल हो गया। विसर्जन में शामिल युवक धरने पर बैठ गए और कार्यवाही की मांग करने लगे। देखिए। जैसे ही मूर्ति शोहरतगढ़ नगर पंचायत में पहुंची, आरोप है कि एक खास समुदाय के लोगों ने उस पर ईंट फेंक दिया। खबर फैलते ही युवकों में भारी आक्रोश फैल गया और नारेबाजी शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक नगर पंचायत में मूर्ति को रोककर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन युवक अनशन पर बैठे रहे।
इस दौरान लोगों में काफी नाराजगी थी। गुस्साई भीड़ पुलिस से कार्रवाई की मांग करने लगी। इस दौरान इलाके में सड़कें भी जाम हो गई। बाद में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी समझाने के बाद अनशन खत्म कर दिया गया और मूर्ति को आगे बढ़ाया गया। और हरियाणा के करनाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब गुब्बारे भरने वाले गैस सिलेंडर में अचानक से जोरदार ब्लास्ट और धमाका हुआ। इस धमाके से हर तरफ कोहराम और चीखो पुकार मच गया। देखिए, ब्लास्ट ऐसा जिसको देख दिल दहल जाए। धमाके की आवाज ऐसी जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। सुबह सवेरे जब करनाल नींद के आगोश में था तब गली के बीचों बीच सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। धमाका जहां हुआ वहां सिलेंडर में गैस भरी जाती है। जिस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ उसमें गुब्बारे की गैस भरी थी। धमाके के बाद की तस्वीरें और भी ज्यादा खतरनाक हैं। यही वो गुब्बारे का ठेला है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर दूर जाकर जमीन पर जा गिरा। यही नहीं, इस घर का दरवाजा भी इस ब्लास्ट का शिकार हुआ तो कई घरों के अंदर लगे शीशे भी धमाके से टूटकर रेत की तरह बिखर गए। और राजस्थान के केकड़ी शहर में परंपरा के नाम पर खतरनाक खेल देखने को मिला है। आपको बता दें, जब पटाखा युद्ध के नाम पर एक दूसरे पर जलते हुए पटाखे फेंके गए, इसमें कई लोग घायल हो गए। किसी ने इधर से मारा पटाखा, किसी ने उधर से उड़ाया पटाखा। दिवाली के त्योहार के बाद केकड़ी शहर में चल रहे इन पटाखों ने हाहाकार मचा दिया। परंपरा के मुताबिक दिवाली के 2 दिन बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दिन टीम बनाकर एक दूसरे पर पटाखों से हमला किया जाता है। इस दौरान सामने वाले पर खतरनाक पटाखे फेंके जाते हैं। प्रशासन ने इस जानलेवा परंपरा पर कई साल पहले ही प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन प्रतिबंध का बस इतना ही असर दिखा कि इस बार मैदान या सड़क पर नहीं बल्कि गलियों में ही पटाखा युद्ध का आयोजन हुआ। देखिए कैसे एक दूसरे की जान की फिक्र किए बिना युवक पटाखा फेंकते दिखे। इस दौरान रॉकेट और अनार जैसे खतरनाक पटाखे चलाए गए। पटाखा युद्ध की वजह से बाजार बंद रहे और लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक किसान परिवार की मेहनत और लगन की मिसाल देखने को मिली है। 6 महीने तक पैसे जोड़ने के बाद किसान ने दिवाली पर स्कूटी खरीदकर अपना सपना पूरा किया। देखिए, खास बात ये रही कि किसान बजरंग राम बोरे में 10 और 20 के सिक्के भरकर शोरूम पहुंचे, जिसे देखकर कर्मचारी भी हैरान रह गए। गिनती शुरू की गई और इन सिक्कों की खनक कई घंटे तक स्कूटी के शोरूम में गूंजती रही, क्योंकि किसान 40,000 के सिक्के लेकर आया था। गिनती के दौरान टेबल पर सिक्कों का अंबार लग गया। पैसों की गिनती पूरी हुई और किसान को बड़े सम्मान के साथ स्कूटी की चाबी दी गई। और यूपी के बरेली में भैया दूज की खरीदारी करने पहुंचे लोगों के साथ में भरे बाजार एक दारोगा ने जमकर बदसलूकी की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, वर्दी की हनक में ये दारोगा पुलिसिंग के सारे नियम और कायदे भूल गया। दारोगा नरेंद्र राघव पर वर्दी का नशा ऐसा चढ़ा कि इसने आव देखा न ताव दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को लात मारकर गिराना शुरू कर दिया। एक एक कर ये दुकान के बाहर खड़ी बाइक्स पर लात मारता रहा और उन्हें गिराता रहा। लोगों ने इससे ऐसा ना करने को कहा, लेकिन वर्दी के नशे में ये सब अपना सब्र खो बैठा। बहरहाल वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के आला अधिकारी भी तुरंत हरकत में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बरेली ने जांच सीओ आंवला को सौंपी, जिसके बाद आरोपी दारोगा नरेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया। और बिहार में कई नेताओं का जबरदस्त स्वागत हो रहा है। आपको बता दें तो कई नेताओं को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर दरभंगा से भी आई। देखिए, आगे आगे नेताजी, पीछे पीछे नारेबाज करती जनता। वैसे तो चुनाव में प्रत्याशी के पीछे लोगों की नारेबाजी आम सी बात है, लेकिन यहाँ जो नारेबाजी हो रही है वो प्रत्याशी के समर्थन में नहीं बल्कि विरोध में हो रही है। हायाघाट सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र साहू गांव में वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन पूरा गांव उन्हें खदेड़ते हुए गांव के बाहर ले आया
और बीजेपी प्रत्याशी भी चुपचाप यहाँ से चले गए। जीतने के बाद आया। विधायक से नाराज पब्लिक के गुस्से का एक वीडियो सामने आया, जिसमें चौराहे पर विधायक रामचंद्र साहू को खड़ा करके लोग सवाल जवाब कर रहे थे और क्षेत्र में न आने पर नाराजगी जता रहे थे। चौराहे पर काफी देर तक ऐसे ही हंगामा चलता रहा और इसके बाद गांव वालों ने विधायक जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना और नौसेना के लिए 89,000 करोड़ के हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों के खरीद की मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर रक्षा मंत्रालय की तरफ से साझा किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना और नौसेना के लिए 89,000 करोड़ के हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों के खरीद की मंजूरी दी है। इस खरीद में भारतीय सेना के लिए 2408 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम होगा, जिसमें नाग भी शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इतनी बड़ी खरीद को एक साथ रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 18 जुलाई को हुई एक युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मृतक की भाभी को गिरफ्तार किया है। क्योंकि भाभी वर्षा बहन की शादी अपने देवर भूपेंद्र से कराना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र ने बहन से शादी नहीं की बल्कि उसके मामा की लड़की से शादी कर ली। इसी दौरान भूपेंद्र को अपनी भाभी के अवैध संबंधों के बारे में पता चला, जिससे अक्सर दोनों में विवाद होने लगा। एक दिन वर्षा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भूपेंद्र को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दोनों ने मिलकर भूपेंद्र को किसी सुनसान जगह पर बुलाया और रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। वर्षा अब मृतक की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी। शादी कहीं और हो जाने पर वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थी। इसी दौरान अपनी भाभी के गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंधों के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी, जिसका वो विरोध करने लगा था। वहीं पुलिस ने मृतक भूपेंद्र की भाभी वर्षा और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गौरव का एक साथी छोटे सिंह अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार की पत्नी नीलू रायकवार ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं पति ने इसे सोची समझी साजिश का हिस्सा बता दिया। ये वही नीलू रायकवार है जो करीब 8 महीने पहले झांसी में मंत्री संजय निषाद की रथ यात्रा के दौरान चर्चा में आई थी। कुछ दिन पहले भी मंत्री के सामने नीलू रायकवार ने सवालों की झड़ी लगा दी थी और पूछा था, जब पार्टी के अंदर ही महिला का उत्पीड़न हो रहा हो तो आखिरकार वो कहां जाएं? दरअसल सर्किट हाउस में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने मंत्री जी से न्याय की गुहार लगाई थी। ना यहाँ के जिलाध्यक्ष बताते हैं, ना महिला मोर्चा की। हम लोग किस तरीके से आपसे बात करें? पुलिस के मुताबिक नीलू काफी समय से अपने पति से अलग होकर किराए के मकान में रह रही थी। नीलू ने पति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया था, जो अभी विचाराधीन था, लेकिन नीलू ने पहले ही आत्महत्या कर ली। एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। आसपास के लोगों से जानकारी की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इनका पति के साथ काफी दिनों से विवाद चल रहा है। इधर परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी शिव कुमार के कई लड़कियों से संबंध हैं, जिसे लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।